यही रोटी दाल घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने जोर से कहा मारा। रमा ने रोश के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहर उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूँ तो ज़बान पकड़ लीजिए। यह लीजिए शहर, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमा, आप तो दो ही मातों में रोने लगे। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है, मैंने एक मंत्र सिद्ध किया है, क्या मजाल की कोई मात दे सके? फिर शय। रमा, जी तो चाहता है तुम्हारी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यह श और मात। रमा, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी जाए तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ जी, जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमा, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम ना खेलूँगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। तो फिर चलो खाना खा लिया जाए, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहला देंगे कि आज यहीं सोएंगे, इंतज़ार न करें। दोनों भोजन के लिए गए और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए, रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 10 बज गए। रमा, अब मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो लो, बर्फ़ रखी है, मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने ना दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो गया कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 बाजी मात देना आसान न था। वह समझ गए थे इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमा, क्यों, 5 बाजियां पूरी ना कीजिएगा? रमेश बाबू, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिगड़कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसे मज़े की नींद आ रही थी। रमेश, अर्जी अजी अर्जी देनी है कि नहीं तुमको? रमा, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं चला जाऊंगा। रमेश, जो चाहे कीजिए, मैं सोता हूँ। रमा फिर लेट गया। रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूँगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो लो भले आदमी। रमा, आप तो चले जा रहे हैं? नहीं, अभी 15-20 मिनट रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर भोजन कर लूँगा। कहता तो हूँ, अभी आधे घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमेश, कह दूंगा रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियाँ दिलाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे। रमा, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा। रमेश, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ता है, महीनों 20 सिफारिश लगानी पड़ती हैं, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमा, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदे कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही भला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वांट तो न बताएंगे। रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते कांपते हैं। तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले यह सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे।
जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी ऐसा घबराया हुआ था कि मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमा, आपको तो 20-22 साल हो गए नौकरी करते, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री के देहावसान को हो गए, 10 रुपए का नौकर हुआ था। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज़्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फ़ी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस वुद्र जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आँख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियाँ देखी, कई बार लोगों के विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूँ बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुँच गए। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज गए थे। वह दफ्तर में ही था कि आसमान पर बादल घिराए। पानी आना ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका न गया। हाथे के बाहर भी न निकलने पाया था कि ज़ोर से वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था, एक ही क्षण में लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 रुपये था, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगाया लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वह जलपा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपये महीने भी बच जाए तो 5 साल में जलपा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसे अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जलपा के कमरे में पहुंच गया। जलपा उसे देखते ही बोली, यह भीग गए, कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमा, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हूँ, इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक अच्छी जगह मिल गई है। जलपा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बताने में संकोच हुआ। 30 की बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नेत्रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी, जगह आमदनी की है। जलपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 भी क्या होगा भला, 60-70 तो होते। रमा, मिल तो सकती थी 100 की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपये ऊपर से मिल जाएंगे तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे। नहीं प्रिय, यह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकम मिलेगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूँ। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशरफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम करवाने के लिए खुशामद भी करेंगे और पैसे भी देंगे। जलपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक, गरीबों का यूँ ही कर देना। वह तो करूँगा ही। अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रमा, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बताऊँगा। जलपा ने उल्लासित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा करना ही व्यर्थ है, भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुशी खुशी घर आए और जलपा के हाथ में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली, उसमें एक चंद्रहार रखा था। रमा ने उसे निकालकर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज़ तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जलपा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी? यह तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे न लूँगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मय होकर कहा, लौटाने की क्या ज़रूरत है, वह नाराज़ ना होंगी? जलपा ने नाक सिकोड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों के बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त ना आई थी जब मैं घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी मुझे ओढ़ने पहनने के दिन हैं, मैं क्यों बाधक बनूं? तुम
कुशल से रहोगे तो मुझे भी बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जल्पा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि न दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जल्पा, मैं इसे लूँगी नहीं, यह निश्चय है। आखिर क्यों? मेरी इच्छा? इस इच्छा का कोई कारण भी होगा? जल्पा के रुधे स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे बेचते समय रोई भी हों, और उसमें कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दें तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लाज से या किसी धिक्कार से दिया तो क्या दिया? दान भिखारिनों को दिया जाता है। मैं किसी का दान न लूँगी, चाहे वह माँ का ही क्यों न हो। माता के प्रति जल्पा का यह द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सूझता। रमा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, ज़रा अम्मा और बाबा जी को तो दिखा दूँ, कम से कम उनसे ही पूछ लिया जाना चाहिए। जल्पा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग कौन हैं मेरे जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ समझते ही नहीं तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बे में रखा और कपड़े से लपेटकर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या? 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जल्पा ने कठोर नेत्रों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा ना दूंगी मेरे दिल को चैन ना आएगा। मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाथ ही ले जाओ। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला। महाशय दयानाथ को जब रमा के नौकर हो जाने का हाल मालूम हुआ तो बहुत खुश हुए। विवाह होते ही इतनी जल्दी चेतेगा इसकी आशा न थी। बोले, जगह तो अच्छी है, ईमानदारी से कमाओगे तो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। मेरा यही उपदेश है कि पराये पैसे को हराम समझना। रमा ने कि जी में आया कि साफ कह दूं, अपना उपदेश अपने पास ही रखिए, यह मेरे अनुकूल नहीं। मगर इतना बेहया न था। दयानाथ ने फिर कहा, यह जगह तो 30 की थी, तुम्हें 20 ही क्यों मिले? रमा, नए आदमी को पूरा वेतन कैसे देते? शायद साल 6 महीने में बढ़ जाए, काम बहुत है। दया, तुम जवान आदमी हो, काम से न घबराना चाहिए। रमा ने दूसरे दिन नया सूट बनवाया और फैशन की कितनी ही चीज़ें खरीदी। ससुराल से मिले हुए रुपए कुछ ना बच रहे थे। कुछ मित्रों से उधार लिए। वह सहाबी ठाट बनकर सारे दफ्तर पर रौब जमाना चाहता था। कोई उससे वेतन तो पूछेगा नहीं। महाजन लोग उसका ठाट भाग देखकर सहम जाएंगे। वह जानता था अच्छी आमदनी तभी हो सकती है जब अच्छा ठाट हो। सड़क के चौकीदार को 1 पैसा देना काफ़ी समझा जाता है, लेकिन उसकी जगह सार्जेंट हो तो उसकी हिम्मत न पड़ेगी कि उसे 1 पैसा दिखाए। फटेहाल भिखारी के लिए चुटकी बहुत समझी जाती है, लेकिन गेरुए रेशम धारण किए हुए बाबा जी को लजाते लजाते भी 1 रुपये देना ही पड़ता है। भेक और भीख में सनातन से मित्रता है। तीसरे दिन रमा कोट पैंट पहनकर और हैट लगाकर निकला तो उसकी शान कुछ और ही हो गई। चपड़ासियों ने झुक झुक कर सलाम किया। रमेश बाबू से मिलकर जब वह अपने काम का चार्ज लेने गया तो देखा कि एक बरामदे में फटी हुई मैली दरी पर एक मियाँ साहब संदूक में पर रजिस्टर फैलाए बैठे हैं और व्यापारी लोग उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सामने गाड़ियाँ, ठेले और इक्के का बाजार लगा हुआ है। सभी अपने अपने काम की जल्दी मचा रहे हैं। कहीं लोगों में गाली गलौज हो रही है, कहीं चपरासियों में हंसी दिल लगी। सारा काम बड़े ही अव्यवस्थित रूप से हो रहा है। उस फटी हुई मैली दरी पर बैठना रमा को अपमानजनक जान पड़ा। वह सीधे रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या मुझे भी इसी मैली दरी पर बैठना चाहते हो? एक अच्छी सी मेज़ और कुर्सी भिजवाइए और चपरासी को हुक्म दीजिए कि एक आदमी से ज़्यादा मेरे सामने ना आने पाओ। रमेश बाबू ने मुस्कुराकर मेज और कुर्सी भिजवा दी। रमा शान से कुर्सी पर बैठा। बूढ़े मुनीम जी उसकी उछंगलता पर हंस रहे थे। समझ गए, अभी नया जोश है, नई सनक है। चार्ज दे दिया। चार्ज में क्या था? केवल आज की आमदनी का हिसाब ही समझाना था। किस जिन्स पर किस हिसाब से चुंगी ली जाती है, इसकी छपी हुई तालिका मौजूद थी। रमा आधे घंटे में अपना काम समझ गया। बूढ़े मुंशी जी ने यद्यपि खुद की यह जगह छोड़ी थी, पर इस वक्त जाते हुए उन्हें दुख हो रहा था। इसी जगह पर वह 30 साल से बराबर बैठे चले आ रहे थे। इसी जगह की बदौलत उन्होंने धन और यश दोनों ही कमाया
उसे छोड़ते हुए क्यों ना दुख होता। चार्ज देकर जब वह विदा होने लगे तो रमा उनके साथ जीने के नीचे तक गया। खान साहब